Hello and welcome to our YouTube channel. My name is Yogesh Choda and today in this lecture we will discuss about the quiz session. इससे पहले भी क्विज सेशन आ चुके हैं तो आप उसको चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम जो है एक लिफ्ट के अंदर रखा गया है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम कब होगा। देखिए जब सिंपल पेंडुलम केस है तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए 2π = L/√g प्लस माइनस ए। सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं n = mg प्लस माइनस है। अब यहाँ प्लस कब आएगा, जब लिफ्ट ऊपर एक्सक्लेटेड होगी, ठीक है। नेगेटिव कब आएगा, जब लिफ्ट जो है वो नीचे एक्सक्लेटेड होगी। तो हमें क्या करना है, हमें करना है इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या आना चाहिए, नीचे माइनस आना चाहिए, तो g माइनस से आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर कब, जब ऊपर जाएगी तब इसमें क्या आएगा, देखिए जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तब इसमें क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और जब नीचे जाएगी तब क्या आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। तो मुझे लाना है माइनस, तो मतलब लिफ्ट को किधर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो आंसर है मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सक्लेशन। एक बात ध्यान रखिए, त्वरण के साथ नीचे जाना या मंदन के साथ ऊपर जाना वो दोनों एक ही बात है। कांस्टेंट स्पीड में त्वरण 0 होता है तो इसमें कहीं भी जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सी रे की फ्रीक्वेंसी जो है अधिकतम होती है। इसके लिए आपको मैंने क्विज सेशन 2 से 3 दिन पहले एक और क्विज सेशन आया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें बताया था आपको मैंने। इसके ट्रिक है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावोलेट, एक्सरेज, गामा रेज और यहाँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रश्मि इज ए वेरी यूनिक एक्स गर्ल फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरफ जाने पर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो हमसे पूछा है कि अधिकतम किसकी है। अधिकतम मतलब सबसे लास्ट में कौन है, गामा, और गामा ही हमें दे रखा है। यदि पूछता सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी है, तो इस तरफ जाने पर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इधर जाने पर क्या होता है, लैम्डा बढ़ता है। तो हमारे पास आता है रेडियो की तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट आता है एक इन जो कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर जो है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या बताना है, हमें उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन गुणांक बताना है। तो ऐसे में बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, T2/T1 - T2 होता है। तो देखिए दोनों ही किस में होने चाहिए, केल्विन में होने चाहिए। और जो छोटा होता है वो कौन होता है, वो होता है T2। तो एक है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 जोड़ दीजिए, 273। ये कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्या है, देखिए हमारे पास दूसरा है T1। तो T1 कितना आ जाएगा, 30 + 273। तो ये कितना आ जाएगा, 303 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो इसमें 303 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या था, T2 कितना है हमारे पास, 273, T1 - T2, तो 303 - 273, ये कितना आ जाएगा, 273 अपॉन ये आएगा हमारे पास कितना, 30। और जब इसे कैंसिल करेंगे तो 10 से जाएगा कितनी बार, 10 टाइम, और 3 से कितना जाएगा, 9 1 टाइम। तो ये कितना बचेगा, 9.1। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस हैज ए डायमेंशन ऑफ। देखिए काफ़ी डायमेंशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले किसकी, आपको R/L की याद रखिए। R/L की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, R/L होता है बैंड चौड़ाई, F2 - F1, तो इसकी होती है सेकेंड इनवर्स। फिर आता है 1/2π√LC, ये क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति F0, तो इसकी भी क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। फिर होता है √L/C या √μ0/ε0, इसकी क्या होती है, इसकी होती है ओम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो हमसे पूछा √LC की, तो √LC इधर चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, है ना। देखिए 1/2π√LC बराबर क्या था, F0 था। F0 किसने, सेकेंड इनवर्स, मतलब 1/2 था। तो सेकेंड इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा √LC। तो √LC की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेकेंड के बराबर, और सेकेंड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टाइम के बराबर। तो आंसर आएगा क्या, समय। नेक्स्ट आता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर की कॉन्वेक्स मिरर से फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर रखा गया, इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है और कितना है यहाँ, 30 सेंटीमीटर, मतलब फोकस भी रखा गया है। फोकल लेंथ कितनी है, 30, और 30 भी रखा गया। तो फोकस रखने में इमेज क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है। एक आपको मैं और छोटी सी ट्रिक बता दूँ कॉनकेव के लिए, हालांकि इसमें टाइम आपको उसका है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। कॉनकेव के लिए ट्रिक क्या है, ये आप ट्रिक याद रखिए, 0 1 2 3 4 5 6। 2 पे कौन है, फोकस, 4 पे कौन है, 4 पे है सेंटर, 6 पे कौन है, इन्फाइनाइट, 0 पे कौन है, पोल, 7 पे बिहाइंड मिरर, 8 पर कुछ नहीं है।
ये किसके लिए ये ट्रिक है, कॉनकेव मिरर के लिए। जहाँ भी ऑब्जेक्ट को रखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, जहाँ भी कहीं आप रखो, और इमेज कहाँ बनेगी, उसे 8 में से माइनस कर दो। जैसे मान लो आपके बोला गया 1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो 1 पे तो 8 - 1 7। 7 मतलब कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर, वर्चुअल। जैसे आपने रखा सेंटर पे, तो 8 - 4, सेंटर रखा मतलब ऑब्जेक्ट को 4 पे रखा, तो 8 - 4 बराबर कितना आ गया, 4। इमेज भी 4 पर है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहा है हमसे, तो v बराबर क्या होता है, u + at, है ना। तो v बराबर, अब देखिए u + at होता है। यदि मैं बात करूं तो u किस तरफ है, u तो है ऊपर की तरफ, a किस तरफ है, a है नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ, और वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है। तो वेलोसिटी को प्लस मान लूँ, इसको u मान लूँ -gt। माइनस क्यों आया, मंदन के कारण। जिसको ये चीज़ ना समझ आए वो ये माने मंदन हो रहा है इसलिए माइनस आया, तो u - gt आ गया। तो v को मैं ऐसे लिखता हूँ -gt + u। तो अब ये देखिए कि वेलोसिटी कम हो रही है, आंसर है हाँ कम हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी कैसे होती जा रही है, कम होती जा रही है समय के साथ साथ। ठीक है, स्लोप कितना है, स्लोप है -g, और t बराबर 0 पर कितनी है, t बराबर 0 पर है u। तो t बराबर 0 पर है u, तो ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर जब ये अधिकतम ऊंचाई पहुँच जाएगा, t1 समय है अधिकतम ऊंचाई पहुँचने का, जो कि कितना होता है, u/g होता है, तब ये क्या हो जाएगी, तब ये 0 हो जाएगी और फिर ये वापस से पलट जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। और दूरी विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ मेरे को आप आंसर बताओगे क्या आएगा। नेक्स्ट आता है, एक कार जो है 800 की सर्कुलर ट्रैक के अंदर घूम रही है, रेडियस 40 सेंटीमीटर है, घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मैक्सिमम वेलोसिटी। सो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, √μ/g। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास, म्यू है हमारे पास 0.5, आर कितना है हमारे पास 40 मीटर, और जी कितना हमारे पास 9.8। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 196, और 196 का रूट कितना होता है 14। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भूगोलिक दिशा के निकट है। क्या मतलब है, द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज नियर टू। तो ये हमारी धरती माता है, धरती माता के इस तरफ कौन है भूगोलिक उत्तर, इस तरफ कौन है भूगोलिक दक्षिण। तो हम क्या होता है, जो ऐसा माना जाता है कि ये इसके अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट है, उस मैग्नेट का साउथ क्या है, यहाँ है, उस मैग्नेट का नॉर्थ क्या है, यहाँ है, और हमारी जो मैग्नेट है, जिससे क्या करें, जैसे हम जो मैग्नेट रखेंगे उसका जो है, जैसे हमारी मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ जो है ये हमारे पास यहाँ है। तो उस मैग्नेट के, हमारे वाले मैग्नेट के नॉर्थ को कौन खींच लेता है, साउथ खींच लेता है। तो हमारी ये इस तरफ मैग्नेट रह जाती है, और हम कहते हैं कि नॉर्थ वाला नॉर्थ में ठहर गया। तो मतलब हमसे पूछा गया है नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ की तरफ है। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट आता है, इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रिएक्टेंस। पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है। एक प्रतिरोध की प्रतिबाधा 3 ओम और 4 ओम उसकी प्रतिघात है। प्रतिघात क्या होता है, x बराबर XL - XC। रिएक्टेंस कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 3। तो हमारे पास cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z होता है। वैसे आप ये ट्रायंगल भी याद रखें, काम आएगा कभी कभार। देखिए ये होता है हमारे पास XL - XC, ये होता है हमारे पास R, ये होता है हमारे पास फाई, ये होता है हमारे पास Z। अब जो मर्जी निकाल लो आप। तो cos फाई होता है R/Z। R कितना आ गया, R आ गया हमारे पास 3, Z कितना आ गया, तो ये 3 है, ये 4 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, 3² + 4² बराबर 5। 3/5, 3/5 कितना होता है 0.6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कभी एक से ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट क्या आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में होता है, तो R बराबर क्या होता है, R0 × 1 + अल्फा × T। T यहाँ तापमान है, R की यूनिट ओम, R0 की यूनिट ओम, 1 + 1 यूनिटलेस है, मात्रकहीन है। तो अल्फा टी भी क्या होना चाहिए, मात्रकहीन होना चाहिए, क्योंकि समान विमाएँ जोड़ियाँ घटाई जा सकती हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मात्रकहीन बन जाए। शॉर्ट समय के अंदर स्क्रीन पोस्ट करके सोचिए, आंसर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कोई कहे नहीं मुझे ऐसा नहीं आता सर समझ में, ले बेटा ऐसे कर ले, अल्फा × T क्या होना चाहिए, मात्रकहीन होना चाहिए। T किस में है, डिग्री सेल्सियस में है ना, डिग्री सेल्सियस में है T हमारे पास। ठीक, फिर इसके बाद ये कैसा है, ये मात्रकहीन है, मात्रकहीन है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, m0 L0 T0 लिख देता हूँ। तो अल्फा बराबर क्या इधर चला जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। नेक्स्ट आता है, लिक्विड जो है वो चिपक नहीं रहा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा। आपको इससे सेकंड वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने
जब ससंजक बल का मान असंजक बल से ज़्यादा होगा तब ये थीटा जो है ये बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से। एग्जाम्पल क्या है, Hg और कांच। और ऐसा लिक्विड का जो है गीला नहीं करेगा, डज नॉट वेट द सरफेस। और जब गीला नहीं करेगा, जब ये गीला नहीं करेगा तो ये नीचे उतरेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा कैपिलरी ट्यूब में, ऊपर नहीं चढ़ेगा या नीचे उतरेगा, विल फॉल डाउन। ठीक है, तो ये आप एक सारी लाइन में एक साथ याद रखिए, एक साथ ये देखो, ससंजक बल ज़्यादा हुए तो ये ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल, ये गीला नहीं करेगा और क्या होगा, फॉल डाउन होगा। तो हमारे क्या है, संपर्क कोण कितना है, इसमें देखें दिखाने का, संपर्क कोण क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, लिक्विड डज नॉट वेट द साइड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, तो हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ यदि डज नॉट वेट मतलब चिपक नहीं रहा तो ये नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो क्या होगा, एंगल होगा ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। ठीक, नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसके लिए ट्रिक सुनो, आई बराबर क्या होता है, आई सी प्लस आई बी। तीन तरह के होते हैं हमारे पास, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई मैंने अल्फा, ऐसा याद रख लो। बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई होता है। ठीक, और ये हमारे पास क्या होता है, देखो इसमें गायब कौन है, इसमें ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है हमारे पास, बीटा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। गायब कौन है, तीन होते हैं हमारे पास, कॉमन बेस, कलेक्टर और एमीटर। गायब कौन है, बेस गायब है, तो ये किसके लिए, कॉमन बेस के लिए। इस पूरे बीटा की बात करें तो बीटा में गायब कौन है, देखो बीटा में गायब कौन है, बीटा में ध्यान से देखो तो आई सी आई बी, गायब है आई ई, तो ये कॉमन एमीटर का है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक का है, ये उभयनिष्ठ आधार का है। गामा किसका बचेगा, गामा बचेगा हमारे पास उभयनिष्ठ कलेक्टर का, तो उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ संग्राहक का। तो संग्राहक में देखो क्या होगा, जब उभयनिष्ठ संग्राहक होगा तो कुछ ऐसे होगा, तो संग्राहक तो होगा कॉमन, और ये होगा हमारे पास ई, और ये होगा हमारे पास बी, तो ये क्या आएगा, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, अब ये किसका है, कॉमन कलेक्टर का। देखो इसमें सी गायब है, इस तरह से। अच्छा, अब मान लो आपको रिलेशन याद नहीं, कोई बात नहीं, आपको किस किस में रिलेशन बनाना है, बीटा और गामा में। तो बीटा में क्या है आपके पास, आई सी अपॉन आई बी, इसमें क्या है, आई ई अपॉन आई बी। तो पूरी समीकरण को आई बी से डिवाइड कर दो, आई बी से डिवाइड कर देते हैं, लो सर कर दिया। ठीक है, आई बी अपॉन आई बी कितना आ गया, 1। आई ई अपॉन आई बी क्या होता है, आई ई अपॉन आई बी हमने पढ़ा है गामा। आई सी अपॉन आई बी क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी होता है बीटा। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर आपको बताना है गामा अल्फा बीटा का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट आता है एक सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी जो है इसकी मीन पोजीशन पे कितनी होगी यदि ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जा सकता है। तो इसके लिए कोई आसान सा एक सीधा सा फॉर्मूला लगाना है आपको, v बराबर √2gh। ये भी ना याद रहे तो ऊर्जा संरक्षण लगा लीजिए। ऊर्जा संरक्षण कैसे, कि यहाँ पर इसकी गति ऊर्जा कितनी है, हाफ mv², और यहाँ पर स्थिति ऊर्जा कितनी है, mgh। तो mgh को बराबर कर दीजिए हाफ mv² के। ठीक है, m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v निकालना है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, √2gh। 2 इंटू जी कितना है 9.8, और h कितना है हमारे पास, g कितना है 9.8 और h कितना है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 0.98 है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.98, तो हमारे पास आ जाएगा 1.96, तो आ जाएगा 1.96। और जब हम रूट ऑफ आंसर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या होता है, एक बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, इट लूजेज इज 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी खोई है, वेग 50% नहीं खोया। वेग होता तो अलग आंसर होता, काइनेटिक एनर्जी तो अलग है। तो बताइए ये कितनी हाइट पर वापस उठेगा। तो देखो इसको जब गिराया गया तो इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, स्थिति ऊर्जा कितनी थी, mgh। यहाँ ये टकरा गया, कितने से टकराया, फुल काइनेटिक एनर्जी से, जितने से काइनेटिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। फिर जब ऊपर उठने लगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी m मतलब ke/2, तो मतलब कितनी होगी mgh/2। ऊपर जाने पर यही काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। मतलब ऊपर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh/2 होगी। तो
तो कितनी हाइट होगी, ये रही हाइट h/2, तो आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ द इनिशियल हाइट। नेक्स्ट आता है 8 डायपोल हैं, ईच ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड इन अ क्यूब, टोटल फ्लक्स। 8 क्या n डायपोल ही क्यों ना हो, डायपोल पे टोटल आवेश कितना होगा 0, क्योंकि जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस भी होगा, तो इसलिए ये भी कितना होगा, फ्लक्स भी कितना होगा 0 होगा। कैसे, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या था कि समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन 0, समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन 0, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। इसी कारण जो गाउस का चुंबक का नियम होता है वो हमेशा ही 0 होता है, मैग्नेट वाला, मैग्नेटिक लॉज ऑफ गाउस, तो उसमें क्या होता है, हमेशा ही 0 होता है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि मैग्नेट हमेशा क्या होता है, मैग्नेट हमेशा एक डायपोल होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज n and its velocity is v, frequency is increased to 4n, the velocity will be। इससे पहले वाले क्विज सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो आवर्ती होती है वो किसकी विशेषता होती है, या फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसकी विशेषता होती है, स्रोत की, और जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य ये किसकी प्रॉपर्टी है, माध्यम की। तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप ये पढ़ते हैं v = 2/μ, या आपने चलो साउंड के लिए पढ़ा है तो ये पढ़ोगा गामा × p/ρ, इसमें कहीं भी आवर्ती नहीं आता, तो इसलिए आंसर क्या रहने वाला है, v ही रहने वाला है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है परमाणु संलयन। ठीक है, सूरज पर क्या होते हैं, नाभिकीय बम फटते हैं। एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन बम को स्टार्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन बम की माचिस जो है वो कौन है, न्यूक्लियर फिजन, परमाणु बम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, एक मैग्नेट का, मैग्नेट जो है m है, सिचुएटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b, वर्क डन टू रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम 0 to 180। कह रहा है कि चुंबकीय अक्ष अपने अक्ष के b अंदर चुंबक क्षेत्र की स्थिति दिशा में है, 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया कार्य कितना होगा। तो कार्य का सूत्र होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो w बराबर mb cos θ1 कितना है 0 माइनस cos θ2 कितना है 180। ठीक है, mb cos 0 कितना है 1 और cos 180 कितना है -1, तो कितना आ जाएगा 2mb आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, डी। नेक्स्ट आता है कोहेन वेग किस पर निर्भर करता है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि किस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले तो सारे हैं। अब देखिए जब कुछ नहीं बोला गया तो अब ये मान के चलें कि एक ये तार है और एक तार में धारा बह रही है। अब जब धारा बह रही तो इसके कोहेन वेग के दो सूत्र हैं, I बराबर NeAVD और एक है VD बराबर EV/μ। दोनों के अंदर अलग अलग सिचुएशन, EV/μ। यहाँ लंबाई पर निर्भर कर रहा है, यहाँ क्षेत्रफल पे, और अपने पास दोनों ही आंसर है। तो क्या करें, जब ऐसा बोला जाए तो अब ये मान के चलो कि सीधी तार के बारे में बोल रहा है। सीधी तार भी ना समझ आए तो पाइप मान लो, ये पाइप है। अब इस पाइप में क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो आपको यदि सांतत्य समीकरण याद है, A1V1 बराबर A2V2 फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, द्रव स्थितिकी के अंदर, तो उसमें क्या होता है जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो लेंथ पे तो कहीं निर्भर नहीं कर रहा, चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो वायर। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, और समझाता हूँ अच्छे से। जब आई नियत हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करें, जब वी विभव नियत हो तब ये सूत्र यूज़ करें। जैसे मैं बोलूँ विभव नियत है तब किस पर निर्भर नहीं करेगा, एरिया पर। ये देखो इसमें एरिया नहीं आ रहा। धारा नियत है तब किस पर निर्भर नहीं करेगा, तब लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लंबाई नहीं आ रही। कुछ ना बोले तो क्या मानना है, कुछ ना बोले तो धारा नियत माननी है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, काम आता है, ये आपके धारा नियत है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल लाइन पर और डायपोल के डायरेक्शन किस तरह का कौन होता है। किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति को देखिए, यहाँ इस तरह दे रखा है इक्वेटोरियल लाइन और यहाँ दे रखा है अक्षीय स्थिति। तो दोनों के लिए आंसर को बता रहा हूँ एक साथ ही, कि यहाँ क्या है इसके अंदर, कि हमारे पास ये जो अक्षीय स्थिति होती है यहाँ पर तो सेम होता है जैसा द्विध्रुव, मतलब 0 डिग्री एंगल पर होता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर होता है थीटा 180 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर अलग अलग होगा। ये इक्वेटोरियल लाइन पर या निरक्षीय स्थिति पर तो 180 होगा, और अक्षीय पर या एक्सियल पर कितना होगा, अक्षीय या एक्सियल पर होगा कितना, 0 डिग्री। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लेकर चलें। नेक्स्ट आता है रेड लाइट जो है जनरली यूज़ किया जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को सिंगल स्लिट को देखने के लिए। रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट ले लें तो क्या होगा, देखिए एकल झिरी परिवर्तन में क्या कर रहे हैं हम, विवर्तन देखने के लिए पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। लाल प्रकाश की जगह नीले प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए आपको ये पैटर्न पता होगा विबग्योर। अब इधर जाने पर लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब सेकेंड
जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और हमें चलिए बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो बीटा किसके समानुपाती है? लैम्डा के। अब सुनिए, देखिए विबग्योर आर की लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो हमने रेड क्या ले लिया? ब्लू ले लिया। ब्लू लेते ही वेवलेंथ क्या हो गई? कम होगी। वेवलेंथ कम होती ही बीटा क्या हो गया? कम। बीटा मतलब चौड़ाई कम होगी। पहले ऐसे था तो अब मान लो ऐसे हो गया, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो है चौड़ाई कम होगी तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है 1 टेस्ला किसके बराबर है? तो 1 टेस्ला इक्वल बराबर है 10⁴ गाउस। 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 डाइन किसके बराबर है? 1 जूल किसके बराबर है अर्ग में? या मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नॉन कंडक्टर की एनर्जी गैप कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है, तो ये आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी डी आर प्रोपोर्शनल टू। अब देखो जी का फॉर्मूला होता है gm/r²। अब हमें तो यही याद है, कोई बात नहीं। द्रव्यमान को क्या लिखते हो? घनत्व गुना आयतन। याद आया कुछ? घनत्व गुना आयतन, तो r² से ये r कट जाएगा, तो g का फॉर्मूला कितना आ गया? g इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। अब हमें किस किस में रिलेशन बोल रहा है? एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट आर एंड डेंसिटी, मतलब आर और डी और जी में रिलेशन पूछ रहा है, तो जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रो इंटू आर। अब रो की जगह इसमें डी लिया गया है तो डी इंटू आर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। एमीटर का कितना होता है? एमीटर का 0 होता है। और इसकी ट्रिक जो है आपको इससे प्रीवियस वाले के सेशन में बताई गई है, तो उसको जाके जरूर देखिए, इसकी पूरी अच्छी सी ट्रिक बता रखी है। और अच्छी ना लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सो नेक्स्ट आज के हमारे वीडियो यहीं तक के था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।